सर, इन्फ्लुएंसर का यही तो चीज है कि वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। वो जो बोलता है उसका बहुत मास लेवल पे इफेक्ट है, आप समझिए। तो मैंने एक स्टॉक एनालाइज किया है, ये अच्छा लग रहा है 3 से 4 साल के लिए, सिर्फ इतना बोला है। क्या ये जायज़ है बोलना? एक लीगल डेफिनेशन बताएं कि एक टिप, व्हाट्स ए टिप? टिप लाइक जैसे में हमें बाय या सेल कहा जाता है। इन्फ्लुएंसर को आईए या आरए की गाइडलाइन के अंदर लेके आना का काम किसका है? सेबी का है। क्यों नहीं किया है 3 साल से? जो कंप्लेंट कर रहा है वो टीयर 3 और 4 सिटीज से कर रहा है कंप्लेंट, कि उसके 1 लाख रुपए ले लिए गए थे और डबल नहीं हुए। ये बड़े शहरों का नहीं है, ये छोटे शहरों का, ये मुंबई, चंडीगढ़ एंड दिल्ली का नहीं है। तो दोस्तों, पीआर सुंदर नाम के एक स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और इनके खिलाफ एक केस हुआ है जो कि प्रूव हो गया है, और सेबी ने इनके खिलाफ करीब 4 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है, जो उन्होंने खुद पैसा कमाया था, और साथ में करीब 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लगाया है। मतलब 6 करोड़ रुपए इनको देने पड़ेंगे, और सेटलमेंट हो चुकी है, ये दे चुके हैं। 1 साल के लिए इनको बंद कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से, इन्वेस्टमेंट करने से, सिक्योरिटीज मार्केट से ये अलग रहेंगे। लेकिन अब ये एक केस हो गया है, ऐसे आगे चल के बहुत ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, एक माहौल पैदा हो गया है कि यार क्या बताना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए, कितना बता सकते हैं, कितना तक चुप रहना पड़ेगा। एक ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या रियलिस्टिक तरीके से मांग सकता है अपने एडवाइज़र से, अपने यूट्यूबर से, अपने इंस्टाग्राम या अपने इन्फ्लुएंसर से। तो ये एक कन्फ्यूजन के माहौल में हमने 3-4 एस्पेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की, खुद भी रिसर्च की, साथ में हमने एक सेबी के लॉयर जो कि सेबी के केसेस में को हैंडल करते हैं, मिस्टर विकास गुप्ता, जो कि दिल्ली से हैं, उनके साथ भी कंसल्ट किया, उनके साथ भी बात की, अभी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। साथ में एक ब्रोकिंग हाउस के साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर राजीव कपूर, जो कि कंप्लायंसेस के बारे में, आरएस के बारे में, आईएएस के बारे में अच्छे से समझते हैं। उनके व्यू पॉइंट लेने की कोशिश की। ये जो रजिस्टर्ड लोग हैं, क्यों वो चीज़ें नहीं कर पाते जो कि अनरजिस्टर्ड लोग या इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो से कोशिश की जा रही है कि ट्रेडर्स की, यूट्यूबर्स की, ब्रोकर्स की, एडवाइजर्स की, सेबी की, या हर तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट की कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर को जज करना है, डिसाइड करना है कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए नहीं, तो सबसे पहले जो फ्लैशी चीज़ें दिखाई जाती हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, देखिए मेरे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने को, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं, मैं बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स या सेमिनार्स करता हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है, समथिंग लाइक दैट। जब आपको कुछ दिखाया जाता है तो एक सपने दिखाए जाते हैं, और फिर आपको बरगलाया जाता है कि आ जाइए, आप भी ऐसे हो सकते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको लगता है कि आप क्यों नहीं कर सकते, अरे आप कर सकते हैं, मैं बनाऊंगा आपको अमीर। मैंने ऐसा एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलने वाले हैं, मैंने आपको ऐसे टिप या लेवल देने हैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। जिंदगी में मैं नहीं हूं ना, यही कारण है, यही कारण है कि आप अमीर नहीं हैं। मैं जैसे आपकी ज़िंदगी में आऊँगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा ट्विटर अकाउंट, इन सब में किसी को भी फॉलो करोगे ना तो आप अमीर बन सकते हो। हाँ, एक प्रीमियम ग्रुप है, उसमें अगर आप पैसा देंगे तो उसमें बहुत जल्दी आपको तरीके बताए जाते हैं अमीर बनने की। अब यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की और ये पूछने की कोशिश की कि क्या ये सब चीज़ें कितनी को जायज़ हैं, क्या कुछ पाते हैं जो एक इंस्टाग्रामर या कोई ट्विटर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बोल सकता है। तो विकास जी और राजीव जी ने बहुत कैंडिडली इसको बताने की कोशिश की। चेक इट आउट। फिनफ्लुएंसर क्या है? फिनफ्लुएंसर इज समबडी हु हैज़ अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, जिसका थोड़ा बहुत लोग सुनते हैं, एंड दीज पीपल प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन एज टू से, एंड उस एजुकेशन के कारण थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है पर्सन हु इज़ व्यूइंग इट। तो इनका एक नाम रख दिया गया है फिनफ्लुएंसर। नाउ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2-3 साल में, जब से कोविड, स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत से लोग आए थे, सो 2-3 साल से दिस कम्युनिटी इज़ गेटिंग बिगर, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रेगुलेशन करने का भी ज़रूरत हो गया है, क्योंकि लॉट ऑफ, आई वुड नॉट से नेगेटिव वर्ड, बट कुछ ना कुछ कंसर्न्स आने शुरू हो गए हैं। नाउ सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि आप बाय एंड सेल कर लो। मैं बहुत बेसिक से शुरू करूँगा, ये स्टॉक बाय कर लो, ये सेल कर लो। नाउ आई वुड वांट एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक लीगल डेफिनेशन बताएं कि एक टिप, व्हाट्स ए टिप? टिप लाइक जैसे में हमें बाय या सेल कहा जाता है, जो लीगल तरीके से कह दी जाए, वो टिप का डेफिनेशन क्या है जो ट्रेडर लेता है और जो प्रोवाइडर, चाहे वो आईए है, आईए तो नहीं, चलो जो आरए है, वो प्रोवाइड करता है। तो टिप ये है कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, इन अ सिंपल लैंग्वेज। ये टिप है, मैंने आपको बताया पर्टिकुलर शेयर ले लीजिए या बेच दीजिए, ये टिप है। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है।
किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में, चाहे वो कमोडिटीज हो या करेंसी हो या स्टॉक्स हो या फ्यूचर हो, किसी भी तरीके का जो सिक्योरिटी SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज आ रही है, उसको खरीदने या बेचने की सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दैट इज टिप। तो अगर कोई ऐसी एडवाइस है जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है और आप यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे ये सब दे रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये प्रोवाइजो है, आप समझिए। इसको थोड़ा सा डिग करते हैं कि अगर मेरे ये एडवाइस का सोर्स कुछ और है, या मैं बताता नहीं हूँ क्या सोर्स है, पर वो अवेलेबल है कहीं और पे, मैंने सिर्फ उसको रीड कर दिया और अपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे बता दिया, तो दैट इज ओके। कि वो कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है, आगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो विदाउट रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूं, विदाउट पैसे के दे रहा हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही नहीं हूं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस में ही नहीं आ रहा हूं। दिस इज अ बिग गैप। ये गैप्स का फायदा ऐसे हो रहा है कि अगर आप देखें तो हजारों लाखों लोग एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक पॉइंट है कि कंसिडरेशन आ जाता है, वो ट्रेनिंग के थ्रू पैसा ले रहे हैं, किसी और थ्रू से पैसा ले रहे हैं। क्योंकि कंसिडरेशन को अगर हम देखेंगे, कंसिडरेशन ये टर्म जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आता है। सबसे पुराना दुनिया का जो लॉ है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपसे कुछ खरीदने को कहा और आपने मुझे कुछ बेचने को कहा, दिस इज अ बेसिक होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कंसिडरेशन टर्म है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आता है। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, सेक्शन 25 ऑफ कंसिडरेशन एक्ट कहता है। अभी चल क्या रहा है, मैं आपको फ्री में सलाह दे रहा हूं, तो मैं कंसिडरेशन तो ले नहीं रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आइए काम कैसे करेगा। सबसे पहले वो रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा क्लाइंट की, फिर वो करेगा केवाईसी, फिर वो पेमेंट की बात करेगा, फीस की बात करेगा। विदाउट फीस आप एडवाइस नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप आईए रेगुलेशन को डीप डाइव करेंगे तो 3 चीजें तो पूरी करेगा, रिस्क प्रोफाइलिंग, केवाईसी एंड फीस, तब मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में, आई कैन नॉट, इफ आई एम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई कैन नॉट एडवाइज यू फ्री ऑफ द कॉस्ट। अभी इतना रेगुलेशन, जिस बंदे ने सर्टिफिकेट ले रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसके ऊपर इतना सारा कंप्लायंस लगा रखा है। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट बताता हूँ जो थोड़ा सा रिसर्च में हमारी टीम ने निकाले, कि सेबी रजिस्टर्ड आईए जो हैं, अगर आप सेबी की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो मुंबई पे सेबी रजिस्टर्ड आईए मिल जाएंगे आपको 402। अगर आप गूगल पे जाओगे, जस्ट डायल पे आपको सेबी रजिस्टर्ड मुंबई में मिल जाएंगे 402। और अगर आप जस्ट डायल पे जाओगे, जस्ट डायल पे ऊपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्च करोगे, तो आपको मिलते हैं मुंबई के अंदर 1284। जी बिल्कुल, टोटल ही इतने हैं, 1300 कुछ टोटल है। इंदौर में जाओगे तो आईए हैं टोटल रजिस्टर्ड सेबी पे 143, जस्ट डायल पे 299। अहमदाबाद में आईए हैं 39 सेबी रजिस्टर्ड, और आपको जस्ट डायल पे मिलते हैं 745, 20 टाइम्स। तो सेबी को सामने से दिख रहा है कि इतने आईए हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब दे रखा है उन्होंने जस्ट डायल पे। इट्स सो एक्सेसिबल। तो सेबी, व्हाई डजंट सेबी टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम? मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, देखिए एक दूसरा सवाल ये हो जाता है हमारा कि इतने कम क्यों हैं सेबी रजिस्टर्ड। पहले तो यही है कि पहले तो इतने कम क्यों हैं। मैं पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए इसके मैं आपको बताऊं, इसके 3 फेसेट आंसर्स हैं। मैंने इस पे आपको 3 फेसेट आंसर बताता हूं इसके क्यों है। देखिए पहले तो लेस अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो 2 तरीके का है, एक है रजिस्टर्ड और एक है नॉट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड जो सेबी ने रजिस्टर्ड कर रखा है, जो कि हम जिसका साइट पे जिक्र देखते हैं, जिसका एक नंबर जनरेट होता है, जिसका एक पूरा कंप्लायंस होता है, ठीक है, एक वो है। और एक वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो आपको हर जगह मिल रहा है, आपको जस्ट डायल पे मिल रहा है, आपको ट्विटर पे मिल रहा है, आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है, आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। अब जो इन्वेस्टर है बेचारा, अभी मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात करूंगा क्योंकि हम आम जनता को कनेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर की डिग्री नहीं देखते हैं, हम लोग वकील की भी डिग्री चेक नहीं करते हैं। अब वो यही नहीं समझ पाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या, या ये रजिस्टर्ड है क्या।
क्या वो इतना डेयरिंग होता है, इतना पूछ पाता है कि सर आपके पास रजिस्ट्रेशन है क्या, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाइए? वो इतना सवाल नहीं कर रहा है। हमारा आम जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कार्ड सामने आते या कॉल आते वो समझ जाता है कि ये सर हमारे पैसे को डबल करने वाला बंदा है, ही इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है और नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है। एक चीज ये है। दूसरा क्या कारण है, देखिए सेबी खुद ही अवेयरनेस नहीं कर रही है। मैं अवेयरनेस की बात को करूंगा तो अवेयरनेस टियर 1 सिटी में नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए छोटे छोटे टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 जो छोटे छोटे शहरों में। आज अगर आप ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के, सॉरी टू से, अगर आप ये जो पैसे को लेके एडवाइजरी हुई है और जो सेबी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप देखोगे क्लाइंट बहुत छोटा क्लाइंट है और बहुत छोटे शहरों से आता है, मेट्रोपॉलिटन से नहीं आ रहा है। वो जो कंप्लेंट कर रहा है वो टियर 3 और 4 सिटीज से कर रहा है कंप्लेंट कि उसके 1 लाख रुपए ले लिए गए थे और डबल नहीं हुए। ये बड़े शहरों का नहीं है, ये छोटे शहरों का, ये मुंबई, चंडीगढ़ एंड दिल्ली का नहीं है, क्योंकि आई एम रेगुलरली डीलिंग विद दिस इशू। सेकंड क्या है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आप इंडिया में कोई भी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन देखेंगे वो इजी नहीं है। आई माई सेल्फ डू लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर हम लोग एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। मेरा मानना ये है कि ये सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस होना चाहिए। आप गए, आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, अपलोड करे, उन्होंने वेरीफाई किया और आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया। व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईए? दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। क्यों चाहिए है? आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो, आप उसकी जो भी चेक करो, ठीक है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीड फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम साइड ऑफ द एडवाइजर। मैं अभी रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात कर रहा हूं। रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड में बाद में आऊंगा। उसका ग्रीड और क्लाइंट का ग्रीड। अभी आप देखिए, जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा वो सो कॉल्ड एजुकेटेड होगा, उसको पता होगा कि मार्केट अनरियलिस्टिक रिटर्न्स ऑफर नहीं करेगा। अभी मैं आपको कहता हूं, असीम जी आप मुझे अपना पैसा दीजिए, मैं आपके पैसे को मैनेज करूंगा। इवन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नॉट अलाउड टू मैनेज द मनी, बट फिर भी एक जनरल टॉक करते हैं कि मैनेज करता हूं, और मैं कहता हूं कि आपको मैं ईयरली 10 या 12% का सालाना रिटर्न दूंगा। आर यू एक्साइटेड? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 10 से 12% सालाना। अभी जो असली चल रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वो कहता है मैं आपको महीने के 10 से 12% दूंगा। देन चार्म, क्लाइंट वहां पे चार्म फील नहीं कर रहा है एजुकेटेड से। वो समझ नहीं रहा है कि जब मार्केट इतना ग्रो नहीं कर रहा है 10% मंथली, 20% मंथली, तो रिटर्न आएगा कहां से? तो वो जो है वो, और वी एज ए इंडियन लव T20 क्रिकेट। पहले हम टेस्ट मैच देखते थे, फिर हम वनडे देखते हैं, अब हम T20 देखते हैं। अब T20 में भी हम 14 मिनट की हाईलाइट देखते हैं। तो हम लोगों को बहुत फास्ट रिटर्न चाहिए। तो क्लाइंट को ये समझाने की जरूरत है कि अनरियलिस्टिक जो बात कर रहा है आपको, उसको हमें वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करने के टूल्स हैं, सेबी के पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने कहा ना, वो प्रोपोगेट नहीं है, वो चेक नहीं कर पा रहा है। तो ये तो एक बात रही। अब मैं आपको इसमें पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन देने से ही कॉम्पिटेंट बंदा नहीं हो जाता है। क्या सेबी उसको रेगुलर पॉलिश कर रही है, रेगुलर ट्रेनिंग कर रही है, पीरियडिक असेसमेंट कर रही है? दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो जो अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पैसे कमा के पैन कार्ड बंद करके भाग जाते हैं। और जो रजिस्टर्ड है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक सिक्योरिटी भी होती है। देखिए 5 लाख रुपए इंडिविजुअल के लिए होती है, नॉन इंडिविजुअल के लिए 50 लाख होती है, पर जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं उसको। तो मैं ना कुछ आप दोनों के सामने ना कुछ 15-16 इंस्टेंस रखूंगा। अभी एक एक लाइन बोलूँगा मैं, आप मुझे क्विकली बता दीजिए कि क्या ये, बहुत सारे तो ऑब्वियस हैं इसमें कि गलत हैं, बहुत सारे ऑब्वियस हैं कि सही हैं, बट मैं थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है इसको तोड़ने मरोड़ने की कि किस तरह से एक एडवाइस को गलत या सही ठहराया जा सकता है फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी 2 तरह के हो गए हैं, जो एक होते हैं इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसर, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंसर, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक की होल्डिंग्स बताते हैं। दूसरा है एक F&O या फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स या डेरिवेटिव बताते हैं। तो मैं स्टॉक्स से शुरू करता हूँ। स्टॉक्स में अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है कि मैं आपके सामने 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स शेयर करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए,
एंड मेरे को लगता है कि आपको इनको बाय और होल्ड करके रखना चाहिए। अब ये सही है या गलत है, ऐसे मैं और भी पूछूंगा। ये रिकमेंडेशन हो गया एक तरह से, एंड दैट रिकमेंडेशन कैन ओनली बी गिवन बाय रिसर्च एनालिस्ट, और रिसर्च एनालिस्ट वो सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और उसके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है एज पर सेबी, जो उनके गाइडलाइंस है NISM, एंड सेबी रजिस्टर्ड हो, ग्रेजुएट हो, अगर वो ग्रेजुएट है तो वो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, तो वो सब चीजें उसको मीट करनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ उसको वो जो मैंने आपको पहले बताया डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, वो सब चीजें भी देनी पड़ेंगी। मैंने एक स्टॉक एनालाइज किया है, ये अच्छा लग रहा है 3 से 4 साल के लिए, सिर्फ इतना बोला है। क्या ये जायज़ है बोलना यूट्यूब पे आके या टेलीग्राम में? वो भी रिकमेंडेशन हो गया ना सिम जी। उसने ये नहीं कहा कि आप बाय होल्ड करो, उसने ये कहा कि इट सीम्स टू बी अ गुड बाय। मुझे अच्छा लगता है, और वो उसने एक पब्लिक डोमेन पे डाला। मतलब मान लो कि ऐसे ग्रीन स्क्रीन लग रखा है, उसने पूरा स्क्रीन दिखाया और एनालाइज किया, अच्छा ये अच्छा है 3 से 4 साल के लिए, ऐसा बोल के उसने वो हट गया, वहाँ पे रुक गया वो, तो क्या सही है? देखिए उसमें दो चीजें हैं, अब वो कह रहा है मुझे अच्छा लगता है, प्लस अगर वो खुद होल्ड कर रहा है, उसने नहीं बताया ये सब, उसने नहीं बताया, वो उसको बताना पड़ेगा कि क्या वो होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा, उसके रिलेटिव्स होल्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे। अच्छा रिश्तेदार भी। मेरा मानना है, इसी पे मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरा मानना है कि यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे इन्फ्लुएंसर क्या कह सकता है और क्या नहीं कह सकता, शायद ये जवाब हमारे सवाल को आगे बढ़ाए। तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना या कुछ लाइनों में नहीं है, इस सवाल का जवाब मोटिव में है। आप देखेंगे तो देखिए, कौन मेडिसिन एडवाइस कर सकता है? डॉक्टर। उसको नेशनल मेडिकल कमीशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। लॉयर अगर प्रोफेशनल लीगल एडवाइस दे रहा है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाती है इन्फ्लुएंसर पे। तो एजुकेटिंग और एडवाइजिंग ये ऐसा कंफ्यूजिंग चीज है सर, नटशेल में, कि समझना मुश्किल है कि वो एजुकेट कर रहा है कि वो एडवाइस कर रहा है। और एडवाइस के पीछे अगर उसका मोटिव है तो आप समझ जाइए कंसिडरेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है। कंसिडरेशन तो मैं आपसे फीस ले रहा हूं, लेकिन अगर कोई मैं स्टॉक्स को पब्लिक को बता के, अभी क्या होता है टेलीग्राम पे वी नो, ट्विटर पे वी नो, एक न्यूज फैलाई जाती है कि ये शेयर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर है, मेरे पास रेगुलर लोग आते हैं। उसके बाद क्या होता है बैक एंड में, जैसे राजीव जी ने बताया, फैमिली का किसी का स्टॉक्स है, आपको पता है टीवी पर्सनैलिटी है जो सेबी से पेनलाइज हो चुकी हैं, आपको पता है कि उन्होंने उस शेयर्स को बोला, उनके पास पहले से वो शेयर्स था। तो आप देखिए, एजुकेटिंग से एडवाइजरी एकदम से अलग हो गया। आप एजुकेटिंग की बात कर रहे थे, आप एजुकेट कर रहे थे, एजुकेटिंग इज वेरी गुड थिंग। मैं बोलता हूं कि ब्लू चिप शेयर्स पकड़िए, रखिए शेयर्स को, लॉन्ग टर्म रखिए, म्यूचुअल फंड सही है। अभी म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड है क्या? ग्रुप ऑफ स्टॉक्स टीवी पे दिन रात आ रहा, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड ने तो कोई आईए का लाइसेंस ले नहीं रखा है, लेकिन एमफी एडवाइस कर रहा है म्यूचुअल फंड है, सही है। लेकिन वो कौन से शेयर्स को बोल रहा है सही है और उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? अगर आप सेबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो सेबी प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट करता है कि बैकअप द स्टेज आपका क्या इंटरेस्ट रहा है उस शेयर्स को लेके। पता क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ट्रेडर का कन्फ्यूजन है या सेबी की रेगुलेशन का कन्फ्यूजन है, इट्स ऑल्सो अबाउट जो इन्फ्लुएंसर है वो भी बहुत चीज़ें बोल देता है आके जोश में, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज डाल देता है, बट अगेन उसको सीरियसली नहीं आइडिया। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस हु आर यूट्यूबर्स एंड टेल अस कि यार मैं ये बोल रहा हूँ, क्या इतना बोल सकता हूँ मैं? अभी इंटेंट अच्छा है या बुरा है, मैं अच्छे इंटेंट में मान लेते, बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि इंटेंट अच्छा है, कुछ गलत नहीं करना चाहते, एजुकेशन करना चाहते हैं, सिखा रहे हैं कि भैया F&O में ऑप्शन क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, उसके बियॉन्ड भी बताते हैं चलो, बट कुछ बातें बोल देते हैं। वो बातों में आप कह रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, बट अभी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो है वो अभी गाइडलाइंस के अंडर नहीं है, अभी कोई गाइडलाइन है नहीं इनके लिए, अभी सेबी और आईए और आरए का गाइडलाइन है, दैट इज़ वन थिंग। वो चीज़ इम्पोज नहीं हो रही है अभी तक, सेबी ने ये नहीं कहा है कि आईए और आरए ही बनना पड़ेगा आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, दैट इज़ नॉट द केस। दे माइट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस अराउंड इट, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आईए आरए नहीं हो तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। आई डोंट थिंक, आप आई एज्यूम कि आप भी एग्री करेंगे, बट मोर और लेस ऐसा ही है कि ये कुछ इन्फ्लुएंसर का मतलब तो ये हुआ ना कि ही सेइंग कि आप फ्यूचर्स में काम करो, ऑप्शंस में काम करो, और
some stock you invest, तो वो एक तरह से एडवाइस ही हो। ऐसा नहीं है, सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं है राजीव जी। मैं वही चीज़ फ्यूचर का प्राइस फोरकास्ट कर मैं वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, सारे इन्फ्लुएंसर्स ये काम नहीं करते हैं। सभी इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंशियल स्पेस में हैं सभी टिप्स नहीं दे रहे हैं, सभी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं दे रहे हैं, सभी नहीं कह रहे हैं कि आपको मैं अमीर बना दूंगा, 5,000 पे लेके आओ, ऑप्शन में डालेंगे 1 लाख। जो नहीं बता रहे हैं सेफ तो उनको रास्ता, दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंसर के लिए सेफ रास्ता है वो मार्केट को बेचे रादर देन प्रोडक्ट को बेचे। सेबी ये चीज़ पिछले 3 साल से देखता आ रहा है। सेबी ये एनएसई का आप एफएनओ का टर्नओवर देख लो, आप कैश का टर्नओवर देख लो, आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट देख लो। ये कोई एनएसई या सेबी ने कोई मार्केटिंग नहीं कर रही है कि जिसकी वजह से एकदम से डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। ये इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी ही है बहुत मोरल लेवल पे जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेके आए हैं। अब उसमें से कई लोग गलत तरीके से लेके आए हैं, कई लोग जानबूझ के गलत तरीके से लेके आए हैं, कई बहुत अनजाने से गलत तरीके से लेके आए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर कमेटी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। IARA सालों से हैं, 1875 में BSC और 1992 में NSE। ऐसा नहीं है एकदम से ही 3 गुना या 2 गुना डीमेट अकाउंट खुल गए और टर्नओवर भी 2.5 गुना हो गई। बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जितने ये ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है ये क्रेडिट गोज टू इन्फ्लुएंसर। बट इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो है उसको भी कंफ्यूजन है ना। अगर वो कह देता है कि भैया ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और अगर आपको करना भी है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लो। अब ये लाइन जब वो बोलता है वो सही है, ये लाइन बोलता है तो वो अपने आप को डिस्क्रेडिट पहले ही कर देता है। करेक्ट। बट वो सेफ्टी है। कि डॉक्टर से दवा ले लो आप। वो कह ही नहीं रहा मैं डॉक्टर हूँ, वो ये कह रहा है मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जब वो ये लाइन बोलता है, नहीं ये गलत है, ये गलत है, लीगली ये गलत है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ये एंटीबायोटिक खा लो, आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं भी ठीक हुआ। नहीं, उसने नहीं कहा कि आप खाओ, मैं खा रहा हूँ। उसने कहा कि स्टॉक अच्छा लग रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो। देखिए सर, इन्फ्लुएंसर का यही तो चीज है कि वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो जो बोलता है उसका बहुत मास लेवल पे इफेक्ट है, आप समझिए। तो वो कहीं ना कहीं वो बाय और सेल को मोटिवेट करता है। मैंने आपको एक सेफ वे बताता हूँ, इसमें बहुत अच्छा सेफ वे है यूट्यूबर के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए। आप मार्केट को बेचिए, आप इकोनॉमी को बेचिए, मार्केट को बेचिए, इकोनॉमी को बेचिए। आपको अजीब लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट को बेचिए कि मुझे मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है, मुझे एआई में बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनियां यहाँ जा। ये तो इन्वेस्टमेंट वाला हो गया ना। मैं जा रहा हूँ F&O पे, F&O 10 में से 80, 100 में से 80% ट्रेडिंग जो होती है इंडिया में F&O में होती है। अब F&O में वो क्या सेफली बोल सकता है? नहीं, वो मार्केट ही बोल सकता है, वो प्रोडक्ट को नहीं बोल सकता। इन्फ्लुएंसर को IA या RA की गाइडलाइन के अंदर लेके आना का काम किसका है? सेबी का है। क्यों नहीं किया है 3 साल से? सेबी क्यों नहीं बता रहा है कि आपको ये करना है? अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा दुनियादारी में चलते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। अगर आप US की स्टॉक मार्केट में जाओगे ना, SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने फ्रेमवर्क बना लिया है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कमीशन है SICC, इन्होंने कहा है कि अगर आपने कुछ गलत वलत दिया, पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर, और ऊपर से आपके ऊपर 5 साल की जेल है। आज हमारा तो नहीं, मैं फिर मुँह से निकल गया, बट PR सुंदर सामने आए, पकड़े गए हैं, इनके ऊपर 4 करोड़ का फाइन लगाया है, 2 करोड़ का इनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है, 6 करोड़ रुपया। नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अब ये 6 करोड़ का जो फाइन लगाया है, जो भी लगाया, पेनल्टी लगाई है, ये 6 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया था, जो उन्होंने एज इट इज बैंक अकाउंट में दिखा, उन्होंने कहा दे दो वापस, और 1 साल के लिए बैन कर दिया। अब इसमें लूप होल कितने हैं? पहला लूप होल कि ये पैसा उनकी जेब से तो गया नहीं, ये पैसा तो जिनका पुराना था वो वही गया है इनकी जेब से, इनको हिट कहाँ लगा? इनको कोई हिट नहीं लगा। दूसरा, इनको कहा कि 1 साल के लिए बंद हो जाओ। अब किसको गारंटी है कि 1 साल के लिए बंद होने वाले हैं? ये तो कहीं से भी डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करेंगे। तो फिर सेबी, अगर हम IARA की तरफ जा रहे हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी पड़ेगी, जो IARA खुद खुश नहीं है, जिसमें वो खुद नहीं आना चाहता। IARA जो कितने हज़ारों हैं जो बिकॉज ऑफ कंप्लायंस नहीं आना चाहते, वो खुद खुश नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनको भी वहाँ डालो, प्लस जो सज़ा दूंगा मैं, वो सज़ा भी इतनी होगी कि जितना कमाया ना चुप करके दे दो। तो सेटलमेंट करने में भी सेबी खुश है, क्योंकि पैसा कहाँ आ रहा है? 6 करोड़ रुपये कहाँ गया है? 6 करोड़ रुपया इन्होंने पेनल्टी लगाई, खुद की जेब में IPF में डाल रहे हैं। एक RA थे, उनको IA दे दिया था उन्होंने, वो एडवाइस दे दी थी उन्होंने
तो उनका कैंसिल नहीं हुआ था। वो एओ नहीं हुआ था। मैं सेटलमेंट एक अलग चीज है, मैं तीसरी बताना चाह रहा हूं। आप अभी सेटलमेंट पे आ गए, अभी मैं आ रहा हूं प्रोसीडिंग पे। सेबी की प्रोसीडिंग क्या होती है? सेबी की प्रोसीडिंग आज की तारीख में 3 तरीके की चलती है। एक एओ एडजुडिकेशन ऑफिसर प्रोसीडिंग चलाता है, एक होल टाइम मेंबर प्रोसीडिंग चलाता है, और एक नया है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी प्रोसीडिंग चलाता है। अभी हम आ जाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड है, जिसने वायलेट किया, जिसने बोला मैं श्योर शॉर्ट प्रॉफिट करवा दूंगा, ये तो अलाउड नहीं है। मैं अभी रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं। अब उसके खिलाफ सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारे प्रूफ्स आए। अभी 3 एक्शंस होते हैं। एक, उसका लाइसेंस सस्पेंड होता है या कैंसिल हो जाता है। एक, उसके ऊपर एक पेनाल्टी लग जाती है। एक तीसरा होता है कि उसने जो पैसा क्लाइंट से लिया है उसको 3 to 6 मंथ में वापस करना होता है। आप समझिए, ये 3 पेनाल्टियां। और ये सेम स्ट्रक्चर आपका एप्लीकेबल हो जाता है अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के ऊपर भी। तो अनइन्वेस्टर एडवाइजर क्या सोचता है कि मेरा तो कोई लाइसेंस नहीं है, मेरा तो कोई पैन कार्ड नहीं है, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं है सेबी के पास, जो कि आपको पता है इंदौर में क्या हुआ है और गुजरात की बहुत जगह में क्या हुआ, जो आपको रोज फोन कॉल आते हैं, सर स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो दोनों के लिए सेबी बराबर पनिशमेंट दे रहा है। अभी आपने एक तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सेटलमेंट में क्या हुआ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, सेटलमेंट एक ब्यूटीफुल गाइडलाइन है, बहुत अच्छी चीज है। आज की तारीख में मैं बोलूंगा सेबी ने सब बहुत अच्छी चीज दे रखी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को या वॉयलेटर को, कि वो सेबी के पास आके सेटलमेंट कर ले। अभी आप समझिए, आपने 6 करोड़ की जो फीस ली है वो आपने वापस कर दी, आपका सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट में क्या होता है, 2018 का रेगुलेशन है, विदाउट एक्सेप्टिंग। वो तो हमारे राकेश जी ने भी किया था, राकेश झुंझुनवाला जी भी नहीं अब तक में। हाँ, अभी आप उसमें ये समझिए कि सर ये तो आप कंसिडरेशन वापस कर रहे हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया है। अभी आपने मल्टीपल पैसा, एक टर्म आया है जो आपने एसईसी की बात करी, बहुत अच्छा लगा मुझे, कोई इंडिया में एसईसी की बात कर रहा है। हम सारे लॉ वहीं से फॉलो करते हैं। एक डिसगॉर्जमेंट टर्म होता है, सेबी का सेक्शन 11B है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिफाइन किया है। डिसगॉर्जमेंट क्या करना है, आपकी एडवाइस से आपको क्या फायदा हुआ है या क्लाइंट को क्या नुकसान हुआ है, वो पैसा देना है। सेबी अभी इस पे फोकस नहीं कर पा रही अच्छे से, कि देखिए, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, वो आई डोंट फील रेलिवेंट। पर आप एक बात बताइए, किसी ने फीस वापस कर दी क्लाइंट की, पर उस क्लाइंट ने किसी स्टॉक को खरीदा था और स्टॉक को मैंने कॉर्नर किया था और मैंने 200 करोड़ कमाए थे। व्हाट अबाउट दैट मनी? एग्जैक्टली। तो मैं कहना चाह रहा हूं, सेटलमेंट बहुत अच्छा रेगुलेशन है, और एज पॉइंट ऑफ सेबी इट्स नॉट गुड रेगुलेशन। मैं बोलना चाहूंगा फ्रॉम अ पर्सन जिसने किया है, जो अपराधी है, उसके लिए बहुत अच्छा है सेबी। बट फिर इट इज़ नॉट सेटिंग एन एग्जाम्पल ना। इसमें बाकी लोगों को डर नहीं है, कोई जो मर्जी कर लो और उसके बाद तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब 1000 में से एक केस, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के भी 177 केस आए थे 2019 से लेकर पहले 3-4 साल में। 177 केस में सिर्फ 19 केस में हुआ है फाइन। बट अभी कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, कोई प्राइवेट टेलीग्राम चैनल चला रहा है, उसके अंदर चैनल के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, अभी सेबी को कैसे पता लगेगा कि उसको एक्शन लेना है ना? और हजारों टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। सेबी ने मांगा है, सेबी ने सोशल मीडिया एक्सेस का राइट मांगा है। अभी ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर पीपल जिनका ट्रैकिंग होने वाला है, जिनका केस, PR सुंदर का केस इसलिए लाइमलाइट में है क्योंकि उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ था पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर टिप्स देंगे, लेवल देंगे, प्रॉफिट कराएंगे। अभी एक बाप ऑफ चार्ट करके चैनल है, मोहम्मद नासिर करके एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो खुद मुंह से आके कहते हैं कि मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया। आप हैरान हो जाओगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, हफ्ते का 10% गारंटेड रिटर्न, नहीं हुआ तो इतना मान लो कि जो सरकारी नौकरी में इतना पैसा मिलता है महीने का, उतना नहीं हुआ तो मैं दूंगा अपनी जेब से, अगर प्रॉफिट ना हुआ तो। मतलब ये वो ब्लैक एंड वाइट में वीडियो में आके, ट्विटर पे आके खुद से बोल रहे हैं। एंड देयर इज़ अ कम्युनिटी दैट फॉलोज, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं या जो उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको अगर आप कुछ बोल दोगे कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, वो फैंस आके आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हु आर यू टू टेल मी, हमें वो हमें ट्रोल, हाँ वो वापस हमें ट्रोल करते हैं कि यू शुड नॉट। मतलब ये वहाँ तक का लेवल जा चुका है। तो सेबी उस केस में वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स हज़ारों
जो सामने से नहीं आते, PR सुंदर की तरह या बाप ऑफ चार्ट की तरह, जो सामने से नहीं आते, उनको कैसे ट्रैक करेगा? मैं इस सवाल का जवाब मेरे एक ट्रेनिंग सेशन में था। मैं उस सवाल का जवाब आपको ऐसे बता सकता हूँ कि देखिए, सेबी के लिए जो जिस तरीके का वेब बन गया है अभी, जिस तरीके के एडवाइजर्स आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, उसको मैनेज करना आज की तारीख में मेरा मानना है, मेरी एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, नियर टू इम्पॉसिबल है। नियर टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा। इतने चैनल्स हैं। अभी देखिए व्हाट्सएप पे पहले तो 100 की लिमिट थी, 256 की लिमिट हो गई, अब 1000 लोग ऐड हो जाते हैं। टेलीग्राम पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। टेलीग्राम पे तो कोई लिमिट ही नहीं। यू कैन मेक योर कस्टमाइज्ड टेलीग्राम। वो आपको API भी दे देता है, वो आपको सब कुछ देता है, वो आपको बॉट भी बनाने की परमिशन दे देता है, किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना है। ऐसे ऐसे AI सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि अपने आप से ही वो टेलीग्राम से जो लोग रिसर्च के बारे में सर्च कर रहे हैं उनको ऐड करके एक चैनल बना लेगा और उनको रिसर्च देना शुरू कर देगा। तो मेरा मानना है कि लॉ को अब इतनी तेजी से, लॉ मेकिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है कि अगर आप बोले सेबी रेगुलेशंस में चेंज करा जाए, इन्फ्लुएंसर को इनकॉर्पोरेट करा जाए या बहुत सारी चीजों को बचाया जाए, मेरा मानना है सेबी रादर देन इन सब चीजों को करने के लिए इन्वेस्टर को अगर अवेयर करती है, इन्वेस्टर को अवेयर करती है, मुझे उस पर भी कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है सेबी कंपैरेटिव डिग्री में बात करते हैं, वो ज्यादा इजी है रादर देन कि आप। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे ही मीडिया, आप सोशल मीडिया का डेटा मांगते हैं, राइट ऑफ प्राइवेसी आ जाता है। अभी पीछे सेबी ने सोशल मीडिया के डेटा को एक्सेस करने की परमिशन मांगी, तो राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। अभी आप उस रेगुलेटरी को, सेबी जो एक रेगुलेटरी है, जो कि खुद में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसको पार्लियामेंट से भी अप्रूवल लेनी है और सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूवल लेनी है कि मुझे आपके ट्विटर के डेटा को सारा एनालाइज करना है। नहीं, पर आप ये सोचो ना, आप ये सोचो कि नहीं, जैसे PR सुंदर या अभी 1-2 लोग और भी हैं, या जो भी अनरजिस्टर्ड IA पकड़े जाते हैं, उनके केस का तो वो ले लेते हैं, एक्सेस उनको मिल जाता है। बट एट क्वांटम जो ये चल रहा है, लाइक यू सेड, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम दैट पॉइंट, कंप्लेंट के बाद। हाँ, अगर शो कॉज नोटिस को देखेंगे, मैं रेगुलर देखता हूँ, शो कॉज नोटिस में कंप्लेंट के बाद एक्शन होता है, वो अच्छा, सू मोटो एक्शन नहीं है। चलो कंप्लेंट पे कंप्लेंट पे एक्शन है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो डेटा है, कितनी कंप्लेंट्स आएंगी, लिमिटेड, 100, 200, 500, 1000, मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको एक AI टूल चाहिए होगा जिससे कि आप पूरा डेटा माइनिंग करेंगे, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, यूट्यूबर का, फिर आपको पता चलेगा कौन सा शेयर घुमाया जा रहा है। नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर मेरा एडवाइज़र अच्छा है, मतलब एडवाइज़र छोड़ो, अभी मेरा यूट्यूबर अच्छा है, इन्फ्लुएंसर अच्छा है, वो मुझे पढ़ा रहा है और कभी कभी एजुकेशनल पर्पस के बेस पे बोल देता है कि मैं ये लेवल देख रहा हूँ, ठीक है, अभी वो गलत ही है, बट फ्रॉम IARA से एक बार दूर होके, एज ऑफ नाउ नो गाइडलाइन, नथिंग, सिर्फ ये बोलता है कि ये है और चाहे मेरी क्रेडिबिलिटी पे इशू आए, बट आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लेना, ये भी बोल देता है। ऐसे मान लो 1000 लोग हैं, उसमें से 100 लोगों का नुकसान हो जाता है। अब वो 100 लोग स्कोर पे जाते हैं, सेबी के पोर्टल पे जाते हैं शिकायत करने, और वो शिकायत कर देते हैं। 100 शिकायतें आती हैं ABCD के खिलाफ, ये इन्फ्लुएंसर है, ये जी इसने बताया था, ऐसा ऐसा है। अब 100 शिकायतें तो आ गई। अब आज की गाइडलाइन में जो आज का इकोसिस्टम है, विदाउट IARA गाइडलाइंस, सेबी उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाला है? उसको अनरजिस्टर्ड एंटिटी मान के उसके खिलाफ एक्शन ले। कितने को एग्जांपल हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ये, जो आप अगर आप सेबी के ऑर्डर्स उठाएंगे तो एक रजिस्टर्ड रो जा रहा है और एक अनरजिस्टर्ड रो जा रहा है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बराबर रो जा रहे हैं। अनरजिस्टर्ड RA या IA, अगेन आप IARA की तरफ जा रहे हैं, मैं उस कम्युनिटी की तरफ जा रहा हूं जो अभी के पास गाइडलाइन नहीं है, जिसके पास उनको सेबी ट्रीट्स एज अनरजिस्टर्ड। आई एम टेलिंग यू, आप उसको इन्फ्लुएंस, there is a no term influencer in regulations or act. then why सेबी सिंह, मैं आपको सेबी का एक कोट पढ़ाता हूँ जो सेबी के ही एक इंटरनल somebody from SEBI said, SEBI however believes that regulating financial influencer is beyond its jurisdiction and the focus should be on reducing the legitimacy they get from being backed by registered market intermediaries through advertisements, events like from brokers. SEBI brokers को और म्यूचुअल फंड हाउसेस को कह रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कम कर दें। ये सेबी के एक सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव का वर्ड है। दिस इज व्हाट दे सेड,
ये मेरा कोट नहीं है, उनका कोट है। तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को CIA&RA कम टू सेबी के मुझे कर दो, मुझे बना दो। फिन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अगेन एज ऑफ नाउ खिलाफ या अराउंड एज ऑफ नाउ आप कह रहे हो कि जो इन्फ्लुएंसर है अगर वो एडवाइस दे रहा है और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया में आपको कम से कम 2000 फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जिनका कम से कम 1000 सब्सक्राइबर बेस है, किसी ना किसी, बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होंगे। सिर्फ PR सुंदर जो एक बहुत बड़े हैं, उनका नाम फ्रॉम अ यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू आया। बहुत सारे IA&RA जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका नाम सामने आता है, बट वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में इंदौर की कोई एडवाइजरी है, एक्चुअल में अहमदाबाद की है, मुंबई की है। एज ऑफ नाउ सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप इन्फ्लुएंस करके अपना प्राइवेट टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू एजुकेट करते हैं या लेवल देते हैं या टिप देते हैं, देयर इज़ नो एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। ये पहला, और आप कहीं भी मीडिया रिपोर्ट में देखेंगे ना, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स या अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स विच इज़ PR सुंदर, एज ऑफ नाउ द ओनली वन। तो गाइडलाइंस का जो पॉइंट है, इट इज़ स्टिल ब्लर्ड एंड फ्रॉम सेबी इटसेल्फ दे आर सेइंग कि भैया हमें नहीं पता, वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, उनका पढ़े लिखे नहीं है उस हिसाब के, छोटे गांव में बैठा है, वीडियो बनाना आता है, भैया ये कर लो, चाहे 4 लोगों से पूछ के बताया वही चीज़ बता रहा है वीडियो पे आके, पर उसका बताने का तरीका अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा है, बोलना अच्छा आता है, इसलिए लोग फॉलो करते हैं। बट प्रॉब्लम आ जाती है सेबी की गाइडलाइंस के ऊपर, जो कि नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बहुत बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि ऐसा एज ऑफ नाउ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं देता हूँ या कोई यूट्यूबर, हम तो देते नहीं है, बट कोई यूट्यूबर देता है, इंस्टाग्रामर देता है, सिंस उसने RA नहीं ले रखा है, IA नहीं ले रखा है, तो वो वहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू फॉर ए फैक्ट, ये ओपिनियन नहीं है, ये मेरे को लगता नहीं है, दिस इज नॉट उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या है। देखिए, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसका तो मेरे पास पूरा डेटा है। हाँ, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका पता, उसकी मेल ID सब कुछ है। उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है, मैं एकदम से इनिशिएट कर देता हूँ। पर जो एक आइडेंटिटी ट्विटर पे है या यूट्यूब पे है, मैं किसी अभी नाम पे नहीं जाता हूँ, वो लोग एनोनिमस जैसे लोग हैं। आप क्या लगता है, आपको ट्विटर से डाटा निकलवाना इजी काम है? अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था कि ट्विटर को आधार के साथ लिंक किया जाए, क्योंकि ट्रोलिंग बहुत हो रही है, अभी अब्यूजेस बहुत हो रही है। ठीक है, मल्टीपल लोग आ गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, दिस इज अ वायलेशन ऑफ आवर प्राइवेसी। तो इन लोगों को ट्रैक करना भी इजी नहीं है, एविडेंस इकट्ठा करना इजी नहीं है। प्रोसिक्यूशन की आप ड्यूटी को समझिए, प्रोसिक्यूशन यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आप गिल्टी हो, आपने गलत काम किया है। तो कैसे? अच्छा, अगर कोई इस कोर्स पे जाके शिकायत करता है तो क्या सेबी उसको कुछ इंटीमेशन करता है कि आपके खिलाफ शिकायत हुई है? रजिस्टर्ड के केस में सेबी रजिस्टर्ड नहीं, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अनरजिस्टर्ड में भी एक्सप्लेनेशन, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, इंडिया का ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने का, अगर वो अपना पक्ष रखता है। अभी लेटेस्ट एक ऑर्डर है, लेटेस्ट ऑर्डर है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेटेस्ट ऑर्डर में एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को छोड़ा गया है। उसकी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस थी वो वायोलेट नहीं कर रही थी, दैट इज अगेन क्लासिक केस। तो अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बच जाते हैं अगर वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब ये लक्ष्मण रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अब ये जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, ये उस लक्ष्मण रेखा को कैसे क्रॉस करते हैं, वो देखने वाला टॉपिक है। आपको बिहाइंड द कर्टन देखना पड़ेगा। आपको सामने के एडवाइस से नहीं, बिहाइंड द कर्टन स्टॉक्स कैसे मूव हो रहे हैं आपने देखा है। बट आपको भी पता है यार कि अगर कोई लेवल दे रहा है और स्टॉक मूव होता है, अभी एक इन्फ्लुएंसर के पास इतना पावर नहीं है जो एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के पास होता है। उसके खिलाफ एक्शन लेना इजी है, म्यूचुअल फंड मैनेजर उसके पास एक्शन लेना इजी है, क्योंकि वो तो फ्रंट रनिंग भी कर सकता है या कुछ भी वो बड़े काम करते हैं। पर मैं छोटे काम की सोच रहा हूँ। अभी कोई बंदा अगर यूट्यूब पे वीडियो डालता है और सिग्नल देता है, मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई कहता है, ये नहीं कहता कि बाय एंड सेल कर लो, उसका एक कोड वर्ड है। अगर वो कह दे कि ऊपर जाना है तो वो कहेगा खाने का टाइम आ गया, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और अगर उसका है कि वो पुट बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। अगर वो ये 2 लाइन बोलते हैं और ये कोड वर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर उनके सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं और समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो उस केस में क्या है सेबी के पास?
मेरे पास शो कॉज नोटिस आते हैं क्लाइंट्स के, और मैं देखता हूँ बड़े डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं, बाय सेल के लिए, स्टॉक्स के लिए, फ्यूचर के लिए, कमोडिटीज के लिए, ठीक है। अब उनको क्रैक करना उसी तरीके से क्रैक करना होता है जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैक करना होता था मोर्स कोड। हाँ, मोर्स कोड। तो वो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरा जो एम्फेसिस था, मैं उसकी लाइन को आपको बताना चाहूंगा कि इट वुड रिक्वायर ए क्वाइट डेवलप्ड एआई विद बिलियंस ऑफ फंड, बिलियंस ऑफ डॉलर फंड, जो इन सबको क्रैक करेगा। अबव ऑल अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, अपेक्स कोर्ट, इन सबको क्रैक करने के लिए चाहिए है। तो या तो आप इस लाइन पे जाइए या इन्वेस्टर को एजुकेट करिए। मेरा फोकस है इन्वेस्टर को अभी एजुकेट करिए। लॉ मेकिंग इज लेंथी प्रोसेस एंड सेबी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एंटी सेबी हूं, मैं सारे केसेस सेबी के अगेंस्ट ही लड़ता हूं क्योंकि आई एम नॉट ऑन अ सेबी पैनल। लेकिन मैं बोलूंगा सेबी इज रियली डूइंग अ गुड जॉब, बट ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर। आप मुझे बताइए कि एज ऑफ नाउ सेबी किस तरह से एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है? कह रहा हूं सेबी एजुकेट कर रही है, पर और करना चाहिए, और पेनिट्रेट करना चाहिए। अभी देखिए, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फंड में इतना पैसा पड़ा एक्सचेंजेस के पास, सेबी के पास, अनयूटिलाइज्ड। आई यूज्ड टू वर्क विद एक्सचेंज, आई विल नॉट नेम दैट, आई यूज्ड टू वर्क विद लॉट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, राजीव जी नो दैट। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फंड में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि उसके इंटरेस्ट से कंपनियां चल रही हैं। मैं कहना चाह रहा हूं उस पैसे को, आप राजीव जी से ही समझ सकते हो, उस पैसे को यूज करना चाहिए। वो पैसा यूज नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा आप मुझे प्रैक्टिकल आंसर दीजिए। नहीं होएगा, ये होएगा ही नहीं। अगर ये होता तो हो चुका होता। सेबी नहीं डालने वाला, इससे भी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। बट ऑनेस्टली ना, मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ 1000 लोगों को पता होगा, 50-100 लोगों को पता होगा। सेबी की एक ऐप है सारथी नाम से, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन के ऊपर बनी है 15 साल, 10-12 साल पहले। और उस ऐप को अगर आप देखेंगे ना, तो ऐप को इंस्टॉल करके आप अनइंस्टॉल कर देंगे कि शायद स्पेस एक्स्ट्रा खा जाएगी, क्योंकि जो वो एजुकेशन नाम, व्हाट इज़ स्टॉक, व्हाट इज़ ये, जिस हिसाब से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिन इन्फ्लुएंसर्स उसको बहुत अच्छे से, ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ वाले हैं, जो एजुकेशन की तरफ से। कुछ नहीं है, बट पीपल नोइंग कि उनकी एक ऐप है, सेबी की एक ऐप है, दैट इन इटसेल्फ, मैं तो कहूँगा हैरानी वाली बात होएगी कि सेबी ने इतना भी मार्केटिंग कर दिया कि भैया मेरी एक ऐप है। सेबी मार्केटिंग पे खर्चा करता ही नहीं है। देयर इज़ नो एज ऑफ नाउ इन्वेस्टर एजुकेशन हैपनिंग फ्रॉम सेबीज पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द टाइम वी हैव बीन, हम 2016 से हैं, 2015 से एक्चुअली मार्केट में। वी हैव नॉट सीन सेबी कमिंग अप विद इनिशिएटिव्स जिसमें वो इन्वेस्टर को सिखाने की कोशिश के, इतना ही बोलने की कोशिश कर दो कि फिनफ्लुएंसर्स। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो खर्च करना चाहिए इन्वेस्टर अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे, वो नहीं हो रहा है। और जब तक वो नहीं होगा, ये सारी चीजें आती रहेंगी एंड इन्वेस्टर फील चीटेड। ये और आगे भी होगा। बात तो यही है ना विशाल जी के, विकास जी सॉरी, के इस लाइन को देख के लोग कहेंगे कि हाँ बट सेबी कर भी तो नहीं रहा है ये, मतलब आप एजुकेट कर रहे हैं ना, तो हम सेबी नहीं है ना, हमें सेबी का काम क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, बट वी आर नॉट रिसोर्सेज ऑफ सेबी, हम सेबी का कोई रिसोर्स नहीं है। सेबी को नहीं, वी कैन, ऑल इन्फ्लुएंसर्स आर एजुकेटिंग। ये तो डेफिनेट है कि ऑल इन्फ्लुएंसर्स, और इंडिया में IARA मिला के 2200-2300 लोग हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। इतने यूट्यूब चैनल्स होंगे, वो भी कोशिश कर रहे हैं। बट जैसे आप वो बात कर रहे हो कि उनके फंड के इंटरेस्ट के बेस पे कंपनियां चल रही हैं, वो फंड किसके लिए है? वो फंड इसी के लिए तो है। IPF में पैसा जमावड़ा होता है, NSE टर्नओवर से पैसा कमाता है, STT चार्जेस से, सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है। तो ये पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है? मतलब कहीं भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या लॉ बनाने में या रूल बनाने में या रेगुलेशन बनाने में या एटलीस्ट कुछ PR प्रेस रिलीज करने से भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हम कर रहे हैं। दैट एस्पेक्ट इज नॉट हैपनिंग। आपने एक डेटा बहुत अच्छा दिया कि 1300 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं इंडिया में। जिस तरीके का फंड है, जिस तरीके की आज हमारी GDP है, जिस तरीके के डीमैट अकाउंट है, कम से कम 13 लाख इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने चाहिए। नहीं है, 13 लाख तो हैं, बट रजिस्टर्ड 1300 ही है। एक साइड है ग्रीड जगाने वाली, एक साइड है ग्रीड लेके आने वाली। उसके बीच में कहते हैं कि नो, ये दोनों काम मत करो, ना ग्रीड लेके आओ ना दिखाओ।
ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कहेगा नहीं, मैं जब उसका नुकसान होएगा तब जाके उसको समझ में आएगा, लेकिन तब तक एजुकेशन का भी मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं हो जाती कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, और 10-15 एग्जाम्पल ही सेट हो जाते। मैं तो कहता हूँ 1-2 को जेल में भेजो, सिर्फ फाइन ये मत लगाओ कि जितना कमाया है उतना दो। मैं तो कहता हूँ कि उससे 3 गुना लो और साथ में कहो कि 1 साल के लिए चलो जेल लगा के आओ। नहीं, इस पे मैंने आपको बताया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसगॉर्जमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए आपको बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही स्पेसिफाइड मैन पावर चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए समझिए, सेबी का 15J कहता है, सेक्शन के 3 पॉइंट है, पेनाल्टी कैसे डिसाइड होगी। एज ऑफ नाउ ग्राउंड रियलिटी में फ्रॉम अ यूट्यूबर एंड फ्रॉम अ ट्रेडर का कंफ्यूजन कि मैं क्या बोल सकता हूँ मुझे बता दो, जो कि मेरे को IARA ना बनना पड़े लेकिन मैं फिर भी सेफ रहूँ या मैं किसी का नुकसान ना कराऊँ। वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये IPO आने वाला है, ठीक लग रहा है, इसमें 20% का लिस्टिंग गेन मुझे दिख रहा है। अब आप IARA में नहीं जा सकते, मेरा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ, पर नहीं बोलना है आपको। बोलते हैं। अब आप किसी भी IPO का रिव्यू देखेंगे ना यूट्यूब पे जाके, ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है, कोई भी कंप्लेंट रेज नहीं करता है उस चीज़ के खिलाफ। तो क्या बोलेगा, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बोलेगा ये तो नॉर्मल थिंग है। हाँ, तो कोई कह रहा है कि मेरे को खाना खाने में अच्छी जगह लग रही है, इसका टेस्ट बढ़िया है, कोई फूड ब्लॉगर, तो वो रेस्टोरेंट को के बारे में बात कर रहा है, चाहे उसने रेस्टोरेंट ने उसने पैसा दिया है या वो खुद की जेन्युइनली बोल रहा है, बट अगर उसको लग रहा है 20% गेन। आई एम अ क्रिमिनल लॉयर प्लस सिक्योरिटी लॉ लॉयर। एक मेंस रिया होता है और एक एक्टर्स रियस होता है। एक्टर्स रियस दिख जाता है कि क्या किया, किसने किसको मारा। मेंस रिया होता है इंटेंशन क्या है। अब इंटेंशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी इंटेंशन क्या है। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन्हीं 2 वर्ड्स पे टिका हुआ है। अब उसकी इंटेंशन क्या है। अभी मैं आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, ओके, मैं आई एम एट बोथ साइड्स ना, मेरे को नेगेटिव अच्छा नेगेटिव देखना है, मेरे को पॉजिटिव देखना है। एक इन्फ्लुएंसर हो जो IPO आने वाला है, उनके MDs और उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनका इंटरव्यू करें और बैठे साथ में और कहें कि इनका IPO आने वाला है, और उनसे सवाल पूछें, चाहे वो लिखे हुए क्वेश्चनेयर हैं या चाहे वो ऑर्गेनिक सवाल हैं। अब इसमें इंटेंट दिखेगा ना, ये तो इंटेंट हुआ, ये तो पैसा मिला हुआ है, फ्री में तो पॉइंट नहीं है जाने का। आपको याद होगा बहुत सालों पहले, 2 डिकेड्स बैक, दूरदर्शन एक चैनल होता था। कोई भी पॉलिटिशियन जो हीरो है, एक्टर है, उसकी मूवी नहीं चलती थी अगर वो इलेक्शन फाइट कर रहा था। ओह वाओ, रियली? अगर मान लीजिए धर्मेंद्र जी एक इलेक्शन लड़ रहे हैं कहीं से, तो दूरदर्शन उस इलेक्शन मंथ में मूवी नहीं चलाएगा। दैट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन। इंप्रेशन मिलेंगे उनको। हाँ, क्योंकि लोग देखेंगे और आप चुनाव लड़ रहे हो, तो काइंड ऑफ पब्लिसिटी हो गई। तो रेगुलेशन इस लेवल का भी इंडिया में रहा है। ओके, तो इंटेंट देखना जरूरी है। और इंटेंट इज वेरी 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 टफ थिंग टू आइडेंटिफाई कि इंटेंट क्या है। जहां पे सामने से तो सेबी एक सेट पैटर्न पे काम करता है, एक डिफाइन पे काम करता है कि ये आपने वायलेट किया एंड दिस इज। पर यहाँ पे तो सामने से दिख रहा है इंटेंट। बहुत 99% केसेस में इंटेंट दिखता ही नहीं है, तो उस केसेस में ऑनेस्टली मतलब चांसेस कम ही है कुछ होने के। हाँ, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने FNO में ट्रेडिंग किया और मैंने 17,500 का पुट लिया और मैंने 10 लाख रुपया कमाया, और मैं चुप हो जाऊँ इसके बाद। देखिए, आप अपनी फैमिली और अपने घर में कह रहे हैं, आप दवाइयां भी प्रेस्क्राइब करते हैं, बट आप उस पुट में फंस गए हैं। अभी आप समझिए, अब आप पुट आपने ले लिया है, अब आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप बोल देते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग उसके बाद घुस जाते हैं। और ये तो सर्कमस्टेंशियल इंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव ना, यू कांट प्रूव दिस। हाँ, दिस इज आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू कि इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि सेबी सबको नहीं पकड़ पा रहा है, इट इज रियली डिफिकल्ट टू प्रूव। तो ये मोर और लेस जब तक कुछ गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक थोड़ा ग्रे एरिया ही रहेगा। गाइडलाइंस आने के बाद भी ग्रे एरिया रहेगा। गाइडलाइंस आने के बाद भी एवरी ईयर देयर इज अमेंडमेंट्स। आईपीसी में हर साल अमेंडमेंट होता है, फिर भी ग्रे एरियाज हैं।
सारे एक्ट्स में एवरी ईयर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता है। अभी तो तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो बहुत धीरे चलेगा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वी आर यूजिंग 18 centuries acts as of now, CPC, CRPC, IPC. So it is taking a lot of time to change the law. तो ये एक रिकरिंग एक्सरसाइज है जिसमें अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। जो गलतियां होंगी उसमें कई लोग पकड़े जाएंगे, फंसते रहेंगे और उससे से भी सीखता जाएगा और उसकी गाइडलाइन बनता जाएगा। बट सच में बड़ा इंटेंस कॉन्वर्जेशन था, बड़ा मज़ा आया। नहीं, I told you I am here to for a candid discussion, और मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर गलती कर रहा है। इन्वेस्टर को मैं एक लाइन में बोलूंगा, पैसा डबल कोई नहीं कर सकता है। 1.1x करना भी बड़ा मुश्किल है। आई मीन उसके लिए भी बैंक लगते हैं। ग्रो पैरेलल विद इकोनॉमी, जीडीपी। हमारी इकोनॉमी से ज्यादा कौन कैसे ग्रो कर देगा बॉस? ऑन द एवरेज तो इकोनॉमी से ही ग्रो होगा ना बॉस। कोई एक शेयर आ जाएगा बात अलग है, पर ऑन द एवरेज इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी ग्रो करेगा। तो हमारा मार्केट अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सेंसेक्स जाएगा 1 लाख 2 लाख जाएगा, बट एक दिन या 2 दिन में जाएगा। दिस इज द रॉन्ग थिंग। वहीं बैठा है 15 से 18 3 साल। एंड अवॉइड ये राजीव जी ज्यादा अच्छे बताएंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो एफएनडो को तो अवॉइड ही करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बताइए राजीव। एफएनडो को तो हमेशा रिस्ट्रिक्ट करो, और अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आई थिंक सिप इज द बेस्ट वे। ETFs आर देयर, लॉट ऑफ आई थिंक अगर निफ्टी को ग्रो करना है, अगर 10 से 12% एनुअली भी ग्रो करना है, तो आई थिंक निफ्टी ETF इज द बेस्ट थिंग। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आई थिंक 10-12% इज बेटर देन योर FD। ये सब चीज़ें होपफुली कुछ ना कुछ मदद करें। अगर इस वीडियो से किसी एक का भी फ़ायदा होता है, कोई एक भी अवेयर होता है, तो आई वुड अज्यूम दैट इस वीडियो का जो इंटेंट था वो पूरा हुआ। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर करें दोस्तों। सेबी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है दोस्तों, बट सेबी के साथ एक्सपेक्टेशन भी हैं। आई होप कि कोई देखे इस वीडियो को सेबी में से। प्लीज़ शेयर इट सो दैट इट रीचेज देयर। वो कुछ मुहिम उठाएं, कुछ करें इस चीज़ को लेके, बिकॉज दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का नुकसान है, इन्फ्लुएंसर्स का भी नुकसान है, क्योंकि उनके लिए भी एक लॉन्ग टर्म करियर है दोस्तों। ये हमें ये भी समझना पड़ेगा। उनको बता दिया जाए कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं, ताकि वो उस हिसाब से करें। हर एक इन्फ्लुएंसर गलत नहीं है, और काफ़ी गलत हैं भी जो सामने आते हैं, दिखते हैं, उनके बारे में हम आवाज़ भी उठाते हैं। बट आई होप कि ये सब कन्फ्यूजन दूर हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।